नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि जगत कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषक महिलाओं के लिए विशेष कृषि योजनाएं। और दर्शकों, इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान मौजूद हैं वे हैं श्रीमती सुषमा कश्यप जी, जो प्रधान हैं ग्राम पंचायत नालदेहरा शिमला के अंदर। तो मैम, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद जी। तो मैम, हम हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की बात कर रहे हैं कि उनके लिए सरकार स्कीम्स चलाती है, आपको जैसे कि आप जानते ही हैं। तो उसमें मैम कुछ स्कीम्स होती हैं जिसमें महिलाओं के लिए कुछ विशेषता बनाई जाती है। तो उसमें आप प्रकाश डालें कृपया कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ही टारगेटेड हैं, और किस तरह से आपकी पंचायत में आप महिलाओं की भागीदारी उसमें किस तरह से है। जी। आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है जी। जैसा कि आपने अभी कहा है कि मैं एक प्रधान पद पर कार्यरत हूँ। जी। तो वैसे तो महिलाओं की भागीदारी कृषि में बहुत ज़्यादा है। इवन कि मैं कहूँगी कि 80% जो कृषि कार्य होते हैं वो महिलाएं ही करती है। योगदान पुरुषों का भी रहता है, लेकिन जो छोटे कार्य होते हैं वो मैक्सिमम जो है महिलाएं ही करती है। इसी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की भी बहुत सारी इस तरह की योजनाएं हैं जो महिलाओं को इस क्षेत्र में और आगे ला रही है, जिससे वो प्रभावित होकर थोड़ा सा अपना अर्निंग भी कर ले, अपने परिवार को एक जो सुदृढ़ करने के लिए उनका जो योगदान रहता है वो भी मिल जाता है। तो हमारी जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कोविड काल में, कोरोना काल में आपको पता ही है कि किस तरह से बेरोजगारी फैल गई थी। तो महिलाओं के लिए एक विशेष योजना चली थी जिसे 1 बीघा योजना कहते हैं। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं जैसे बाढ़बंदी हो गई है, हमारा जो जल संरक्षण होता है, जो कृषि से ही जुड़े हुए कार्य हैं, इन सभी योजनाओं का भी जो है सरकार प्रोत्साहन देती है। तो ग्राम पंचायत या हमारी जो जीपीडीपी एक होता है ग्राम पंचायत लेवल पे जो प्लान बनता है पूरे वर्ष के लिए कार्य का, तो कन्वर्जेंस में बहुत सारे कार्य होते हैं। ये सभी कार्य जो है इस तरह से होते हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे 1 बीघा योजना है जो केवल और केवल महिलाओं के ही लिए है। अगर मैं इस योजना पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी कि ये जो योजना है ये भी कन्वर्जेंस में होती है। इसमें अगर कोई महिला प्लांटेशन करना चाहती है तो पौधे हमारे एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से होते हैं, जिस भी तरह का वो उगाना चाहती है। फिर रहता है इसमें कि जो महिला है उसके पास लगभग 1 बीघा भूमि होनी चाहिए। जैसे ही आप जो नाम से ही लग रहा है कि 1 बीघा योजना, 1 बीघा की आपके पास भूमि होगी, 1 लाख तक की अनुदान राशि इसमें सरकार देती है। उसमें वो किसी उबड़ खाबड़ खेत को सीधा करके उसे कृषि योग्य बनाती है। उसमें फिर जिस तरह का पर्यावरण है, जिस तरह का परिवेश है, उस परिवेश के अनुसार उसमें फसलें उगाती हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कैसी फसलें उस पर उगाना चाहती है, कमर्शियल तौर पे या अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए। तो अभी जो हमारे ये जो प्रोग्राम है, लेकिन हाँ इसमें एक थोड़ी सी कंडीशन रखी है कि ये जो 1 बीघा योजना है ये उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी रहती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं पहले ही दे रखी है। उन्हें लोन मिलते हैं कृषि कार्य को करने के लिए, या हमारे जो कृषि उत्पाद है उन उत्पादों से अन्य अपने कमाने के लिए और भी जो कोई भी कार्यक्रम करना चाहती है, कोई अचार चटनी बनाना चाहती है, या इसके अलावा कई महिलाएं हैं जो पौधों की पनीरियाँ, छोटे छोटे प्लांट तैयार करके उन्हें बेचती है, वो भी एक कमाने का माध्यम है। तो मैं अपनी पंचायत की बात करना चाहूँगी तो 1 बीघा योजना से हमारे लगभग जो है 30 से 40 महिलाएं लाभान्वित हुई है। कोरोना काल में उन्होंने अपने खेतों को सीधा करके उसमें बहुत अच्छी फसल है, कईयों ने आलू उगाए, प्याज, जिस तरह का मतलब उन्हें परिवेश मिला उस हिसाब से उन्होंने फसलें उगाई है, और आगे भी अभी तक मतलब अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उसके। इसके अलावा फिर अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार हमें जल संरक्षण टैंक देती है। जैसा आपको पता है हमारा जो जियोग्राफिकली अगर देखें तो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होती है, बह के हमारे जो है वो टिकती नहीं है, रस नहीं पाती है। तो सरकार ने क्या किया कि छत का जो हमारा पानी होता है बरसात में, उस छत के पानी को इकट्ठा करने के लिए उसमें भी लगभग 1 लाख तक की अनुदान राशि ही दी जाती है। और उस राशि से जो है नरेगा में ही कार्य होगा, हमारे लोकल जो लोग होते हैं उसमें वो मजदूरी करके उन्हें भी रोजगार मिल जाता है। वो एक टैंक तैयार करेंगे और उस टैंक में छत का पानी इकट्ठा किया जाता है। चलो बरसात में हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बारिश का पानी भी हो जाता है, लेकिन उसके पश्चात गर्मियों में हम उस पानी को प्रयोग कर सकते हैं, उससे हम सिंचाई कर सकते हैं। और जैसे चलो कभी बीच में ये तो नहीं होता कि हमारे पूरे वर्ष तक एक सूखा पड़ जाता है,
बीच बीच में जिस अंतराल में हमारे बारिश होती है वो टैंक हमारा भरा होता है और जी। उससे हमारे सिंचाई होती है। उसके अलावा खेतों में भी महिलाओं के लिए है कि हमारे एक प्लास्टिक का जो जिसे हम तरपाल भी कहते हैं, प्लास्टिक का एक जी। इस तरह का शीट मिल जाती है, एक खेत में गड्ढा करके उसमें भी हम पानी संग्रह करके रख सकते हैं, क्योंकि सिंचाई की बड़ी दिक्कत आती है। आपको पता है कि पानी जो है इस समय हमारे सिंचाई के लिए तो बहुत दूर की बात है, पीने योग्य भी पानी कम है। तो उस तरह से भी हम पानी को संग्रह करके अपनी भूमि को सिंचित कर सकते हैं। फिर रहती है कि महिलाएं जो है उन प्रोडक्ट्स को अभी मैं अपने पंचायत की अगर बात कहूँगी तो हमारी पंचायत में ग्रामीण भंडार करके सरकार ब्लॉक की तरफ से, ब्लॉक के माध्यम से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार की गई थी। इससे पहले जो है महिलाएं उसमें हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स होते थे उन्हें भी बेचती थी और वहाँ पे किचन भी था जी। उस रसोई में भी वो हमारे लोकल फूड्स को, नालदेहरा टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट जो है हमारे पहाड़ी व्यंजनों को बहुत पसंद करते थे। तो पहाड़ी व्यंजनों के लिए हमारे पास जो दालें होती थी या मोटे अनाज होते थे वो अपने ही खेतों में महिलाएं उगाती थी। और आपको पता है जैसे हमारे ट्रेडिशनल में सिड्डू हो गए, पतीड़ हो गए, तो इसके लिए जो है हमारी जो फसलें होती थी अपने ही खेतों में तैयार करती थी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप या उस वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया था। तो महिलाएं जो है कम से कम 8 या 10 महिलाएं उससे उस ग्रुप का फिर विभाजन करती है। उन 8-10 महिलाओं के लिए अलग अलग से कार्य दिए गए थे। कुछ महिलाएं खेत में प्रोडक्ट तैयार करती थी, कुछ महिलाएं फिर वहाँ पर ग्रामीण भंडार में बैठकर जिस तरह के व्यंजन होते हैं उन्हें तैयार करती थी और बेचती थी। फिर उसके अलावा अभी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जो नए ग्रुप बने हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें जैसे हमारे चील की पत्तियां हैं उसके बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। टूरिस्ट उन्हें बहुत अच्छे दामों में खरीद लेते हैं और वहाँ पर जैसे प्रशिक्षण तो चलो इस चीज़ के लिए दिया गया। उसके अलावा हमारी जो दालें होती है उन दालों को अच्छी पैकिंग करके वहाँ पे बेचा जाता था। फिर वहाँ पर जो है 8-10 महिलाएं बैठती थी, लेकिन सरकार ने फिर इससे थोड़ा सा, अभी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अच्छी तरह से और रेनोवेट कर दिया है। शायद अर्निंग उन्हें थोड़ी कम लगी है, तो महिलाएं उसी तरह के प्रोडक्ट्स खेतों से और ला के वहाँ पे अच्छे तरीके से बेचेगी। और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है लगभग 2-2 महीने का। कम से कम हमारी 100 महिलाएं जो है उसमें प्रशिक्षित की गई है। वो महिलाएं प्रशिक्षण लेके, क्योंकि कुछ क्वालिटी कम थी, हमारी अगर सिड्डू बनाती थी तो पहले ट्रेडिशनली बनाती थी, लेकिन प्रशिक्षण के बाद जो है उसके बाद वो सिड्डू का आकार, उन्हें किस तरह से हमें सर्व करना है, ये सारी विधियां जब उन महिलाओं को सिखाई गई तो अच्छे उसके परिणाम आए हैं। अभी हमारा जो वो अब उससे नाम दिया गया है ग्रामीण भंडार को शीहट, और वो एक ब्लॉक स्तर पर उसमें जो महिलाएं हैं जुड़ेगी। पहले हमारे का एक बहुत अच्छा स्रोत भी बहुत अच्छा स्रोत है। पहले उसमें केवल 3 पंचायतों की महिलाएं कार्य करती थी, लेकिन अब उसमें पूरे ब्लॉक में 30 पंचायतों में से महिलाएं उसमें कार्य कर सकती है। तो उसमें वो अपने हाथ से अचार, पापड़, जैम, जेली, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होती है उन्हें भी बना के बेच सकती है। और एक रेस्टोरेंट बना दिया है, उस रेस्टोरेंट की को भी वो महिलाएं ही चलाएगी। कहने का अर्थ है कि अपनी कृषि के माध्यम से उन्होंने जो है इस तरह तक कार्य कर रही है महिलाएं कि वो एक तरफ अपने परिवार को भी मतलब अच्छी आर्थिकी दे रही है और दूसरी तरफ से उनको भी एक एक्सपोजर मिल जाता है। घर से महिलाएं थोड़ी बाहर निकलती है। कृषि तो देखो सदियों से महिलाएं करती आ रही है जी। और हिमाचल प्रदेश में देखें तो कृषि में महिलाओं का जो है वो योगदान ज़्यादा भी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं शुरू से कहना चाहूँगी तो एक पुरुष होता है जो हल चला के बीजता है, उसके बाद वो अपने कार्य में लग जाता है, लेकिन महिलाएं जो है निंदाई, गुड़ाई, उसके बाद कटाई, सुखाई, फिर छंटनी, इस तरह से जब फसल को तैयार करती है उसके पश्चात पुरुष को श्रेय जाता है कि पुरुष उससे मार्केट तक ले जाता है, उसके अच्छे दाम लेता है। लेकिन जो मैंने कहा है कि महिलाओं के लिए 1 बीघा योजना है, तो इसमें महिलाएं को बाहर जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचने नहीं पड़ेंगे। कुछ जैसे अगर आलू है तो आलू के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कि वो अगर हम गांव के परिवेश की बात करें तो गांव से शिमला आने के लिए एक महिला के लिए ये बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन जब देखो सरकार ने इस तरह के शी हट्स बनाए हैं तो उस शी हट्स में वो अच्छे से बेच सकती है। मैं अपने नालदेहरा की बात करती हूँ तो वहाँ पे हम लोग जो है टूरिस्ट प्लेस है, महिलाओं के लिए थोड़े थोड़े समय के लिए पंचायत भी इसमें थोड़ा सहयोग देती है। थोड़े स्टॉल लग जाते हैं, उनके हाथ की जुराबें हो गई, टोपियाँ, स्वेटर, जो भी वो बनाती है वहाँ पे वो बेच लेती है। और जो हाथ से बने हुए प्रोडक्टों के अलावा अचार, चटनी,
वो भी बेचती है, जैम बेचती है। अब जैसे ही हमारा शीहट तैयार हो गया और ये महिलाओं को समर्पित हो जाएगा, तब उन्हें बैठने की एक अच्छी जगह भी मिल जाएगी। पहले भी थी, लेकिन ये थोड़े समय के लिए जो इसमें गैप दिया गया। जी, तो मैम जैसे हम देखते हैं कि आजकल जो है प्राकृतिक खेती की भी बात होती है। हाँ जो जी। प्रदेश सरकार है वो काफ़ी एक योजना ही लेके आई है, बल्कि प्राकृतिक खेती एक खुशहाल किसान जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें मैम महिला आप देखते हैं कि क्योंकि महिला का ज़्यादा योगदान है खेती के अंदर, तो क्या वो जागरूक हैं इस बारे में कि प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, या आपके क्षेत्र में कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, खेती की भारी उपज के लिए किसान क्या करता है, अपने खेतों में बहुत ज़्यादा केमिकल डाल देता है, स्प्रे तरह तरह की होती है। और अब सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सिर्फ अर्निंग ही उन्होंने एक माध्यम नहीं देखते हैं कि पहले तो ये था कि चलो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, लेकिन कहीं जाके हम वही चीज़ें बाज़ार से घूम फिर के हमारे ही घर में आती है। और एक किसान को पता है कि जो चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, जो केमिकल वो यूज़ कर रहा है, उससे हमें ही नुकसान है। और अगर आप देखें आजकल के समय में, तो एक आप बोलो कि 30 के बाद हर व्यक्ति जो है या तो मधुमेह से ग्रस्त है, या आपका बीपी है, शुगर, मतलब कई तरह की बीमारियां लग रही है। तो कहीं जाके जब ये बार बार थोड़ी जिस तरह के शिविर लगते हैं, जागरूकता शिविर लगते हैं, या हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है इस विषय में एक तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करता है कि जो केमिकल्स हम खा रहे हैं उसी से ये बीमारियां हो रही है। तो दूसरी तरफ सरकार की मुहिम है कि हमें एक प्राकृतिक खेती करनी है, एक ऑर्गेनिक खेती करती है, जिसमें हमें कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, उसमें शुरू के कुछ वर्षों में ये होता है कि हमारे खेत की जो उपज होगी वो कम होगी, लेकिन बाद में हमारी उपज भी पर्याप्त होगी, और हम जो चीज़ खाएंगे उससे कम हमें ये संतुष्टि होगी कि हम इस तरह का कोई भी रसायन नहीं खा रहे हैं, हम जो है प्राकृतिक चीज़ें खा रही है। और जहाँ तक आपने देख रहे कि जो हमारी प्राकृतिक उसमें स्प्रे होता है या प्राकृतिक जो खाद होती है, वो अपनी हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं उसी से ही तैयार की जाती है। तो हमारा जो कृषि विभाग है या हमारे हॉर्टिकल्चर वाले हैं, ये सभी जो है इस तरह के शिविर समय समय पर लगाते रहते हैं, जिसमें महिलाओं पुरुषों को दोनों को इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं कि हमें किस तरह की स्प्रे कब करनी है और उसको किस तरह से तैयार करना है, उसकी जो कितनी मात्रा रहती है। जब ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं और इसके जो अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, तो कहीं जाके देखो, जब एक किसान है इस तरह से कमर्शियल जब कोई प्रोडक्ट्स तैयार करता है, तो एक दो खेत तो वो अवश्य अपने लिए रखता है कि हमें सिर्फ ऑर्गेनिक खेती ही करनी है, और उससे अपने लिए भी। लेकिन अब जो है इस तरह का जागरूकता महिलाओं में आई है कि जब मेरा बच्चा इन चीज़ों से प्रभावित हो सकता है, तो दूसरों का बच्चा भी प्रभावित हो सकता है। तो बहुत सारे मतलब जो तो NRLM की महिलाएं हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जो जुड़ चुकी है महिलाएं, वो इस तरफ बहुत जागरूक है। तो कहते हैं कि एक जो महिला होती है वो पूरे समाज को बदलती है, अपने परिवार को भी बदलती है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि शिक्षा का स्तर उसका बढ़ना चाहिए। शिक्षा, हाँ, हम उसी को ही भी ना कहे कि हमारे पास एक सर्टिफिकेट है कि हमने ये डिग्री हासिल की है। शिक्षा वो भी है कि हम किसी एक परिवेश में एक किसी सब्जेक्ट को लेकर अगर किसी के क्षेत्रों में चाहें, तो इन महिलाओं को जब इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं तो ये पूरे परिवार को और पूरे समाज को बदल रही है, अपने परिवेश को बदल रही है। तो मैं ये कहूँगी कि चलो 100% तो नहीं अभी हमारे प्राकृतिक खेती की जा रही है, लेकिन मैं 50% कहूँगी कि 50% तक जो है हमारे प्राकृतिक खेती की जा रही है। तो मैम ज़ाहिर तौर पे कि जो महिलाएं हैं वो प्रोत्साहित हो रही हैं और इस ओर उनका ध्यान है, तो उसके और अग्रसर हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैम जैसे हम देखते हैं कि आज के समय में आवारा पशुओं की भी एक प्रॉब्लम है, या बंदरों की आप देखें समस्या है कुछ क्षेत्रों में, तो उसके लिए मैम जैसे बाड़बंदी योजना है प्रदेश सरकार की, तो उसमें किस तरह से काम हो रहा है? क्या कोई महिलाएं लाभान्वित हुई हैं? और आपके जब अब गाँव में ग्राम सभाएँ होती हैं तो उसमें क्या महिलाएँ बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और अपनी ये समस्याओं को बताती हैं क्या इस बारे में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कि देखो, शायद ये इस तरह का भी एक प्रभाव होगा कि इससे पहले जो पुरुष प्रधान थे, हर महिलाएं आती थी, पहले भी आती थी, लेकिन मैं खुद भी अपनी बात कहूँगी कि अब तो मैं प्रधान पद पर हूँ। जब मैं प्रधान भी नहीं थी तो मेरी हर ग्राम सभा में भागीदारी रहती थी। तो बहुत बार मैं ये देखती थी कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या में कम है। हो सकता है शायद ये इसलिए हो कि मैं एक महिला प्रधान हूँ, हर महिला अपनी बात हमारे सामने खुल के रख सकती है। तो अब जो मेरी महिला जो ग्राम सभा की जो मेरी भागीदारी रहती है वो 60-40 में रहती है, और कई बार तो 70-30 में रहती है कि 70% जो महिलाएं होती है वो आती ही आती है। उसमें भागीदारी कुछ इस तरीके से भी बढ़ जाती है कि हमारी जो महिला कार्यकर्ता है, जैसे आंगनवाड़ी का है वो एक महिला है, आशा कार्यकर्ता है वो एक महिला है, आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं,
वो आती ही आती है। कुछ हम उनसे उनकी जो हर क्षेत्र में जो कुछ योजनाएं हैं, ग्राम सभा का कोरम पूरा होने से पहले जो लोग जुड़ जाते हैं वो महिलाएं अपनी अपनी फील्ड की थोड़ी बातें रखती है, ग्राम सभा में रखती है। जैसे आशा कार्यकर्ता है तो वो स्वास्थ्य विभाग की कुछ जो योजनाएं हैं उन्हें बताती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास जो योजनाएं आती है उन्हें बताती है, जो हमारी स्वयं सहायता समूह में कृषि सखी है, पशु सखी है या अन्य जिस तरह की भी सखियाँ हैं वो अपने अपने क्षेत्र की बातें ग्राम सभा में रखती है। फिर रहता है, आपने कहा कि महिलाएं क्या भी अपनी समस्याएं भी रखती है, बिल्कुल रखती है। जो कृषि से संबंधित होगी वो चाहेगी कि वो कृषि क्षेत्र में अपना योगदान या जो अपना कार्य करिए उसको कैसे बढ़ावा दे, उनकी जो समस्याएं वो क्या है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि हमारा जीपीडीपी का जब प्लान बनता है उसी में ही रख लेती है। कोई महिलाएं कहती है हमारे पास बंदर है, सुअर है, इस तरह के पशु है। बंदरों के लिए तो अभी खास कोई हमारे पास इस तरह का प्रयोजन है नहीं कि सरकार की तरफ से कोई स्कीम है, लेकिन फिर भी बाड़बंदी की जा रही है। बाड़बंदी में कन्वर्जेंस ये होता है कि शेल्फ डलती है, नरेगा की तरफ से हमारा उसमें जो जाता है लेबर जाती है और डिपार्टमेंट विभाग जो भी होता है वहाँ से उन्हें मटेरियल मिलता है। मटेरियल में आ गया कोई अगर कांटेदार तारे लगाना चाहता है, उसके अलावा एक दूसरी तारे भी आती है जिसमें थोड़ा शॉर्ट सर्किट्स भी रहता है, वो भी आता है। सोलर फेंसिंग वाली, हाँ जी, वो भी रहता है। और एक टाटे मिलती है, वो भी उस तरह से भी रख लेते हैं कि छोटे जानवर उसमें खेत में जो है अंदर ना बढ़ सके। तो मटेरियल हमारा विभाग की तरफ से रहता है और जो लेबर होती है वो नरेगा की तरफ से रहती है। ये हो गया। उसके अलावा अगर कोई महिला प्लांटेशन करना चाहती है, माना वो कृषि नहीं करना चाहती है, उसके खेत है या घर में कार्य करने वाले कम है, तो वो चाहती है कि हमने जो है अब हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना है, तो उसमें भी सरकार का प्रावधान है। उसमें भी वही है, प्लांट्स प्रोवाइड होंगे हॉर्टिकल्चर से और लेबर प्रदान होगी हमारे नरेगा से, तो वो भी एक प्रावधान है। महिलाएं बढ़ चढ़कर ग्राम सभा में भाग इसलिए भी लेती है क्योंकि उन्हें जो है अपने घर की जो बेसिक नीड्स होती है उनका पता होता है कि कृषि में अब पुरुष है तो वो ज़्यादा फोकस करेगा अपने खेतों के ऊपर, हमने खेत सीधा करना है, ये इधर डंगा गया उधर डंगा गया। लेकिन जो महिलाओं की ज़रूरतें रहती है, महिला सोच सकती है कि अब उसके कार्य करने की क्षमता कम है। आप जैसे आप देखेंगे एकल परिवार है, परिवार में हार्डली 2 या 3 सदस्य होते हैं, तो वो कृषि में इतना योगदान अगर नहीं दे सकते हैं तो वो प्लांट्स लगा लेते हैं, उसमें कम कार्य भी पड़ता है। तो ये महिलाओं की एक सोच रहती है। इसके अलावा भी मतलब ये है कि महिलाएं ग्राम सभा में अपने आके अपनी समस्याएं जो खुले रूप से रखती है। तो मैम जैसे आपने कहा कि कुछ महिलाएं जो है वो बागवानी की ओर भी बढ़ रही हैं और बागवानी करना चाहती हैं, ज़ाहिर तौर पे क्योंकि कृषि में बहुत सारी समस्या हैं, कुछ कीटों की समस्या है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो फल लगाना चाहती हैं तो उनको मैम जब आप प्लांटिंग मटीरियल की बात कर रहे हैं तो क्या साइंटिस्ट जो आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो आपको उसमें कुछ हेल्प करते हैं या महिलाओं के लिए कुछ अलग से कोई प्रावधान है, कोई सब्सिडी के या कुछ इस तरह के प्रावधान है? हाँ जी, इस तरह के भी है। सबसे पहले तो ये रहता है कि विभाग के जिस तरह के कैंप लगते हैं तो सॉइल टेस्टिंग के लिए वो मिट्टी, आपको पता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से वो मिट्टी की टेस्टिंग करते हैं। मिट्टी के टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो किसान होता है या जो लाभार्थी होता है उससे बताया जाता है कि उसकी मिट्टी किस तरह की है या वहाँ का पर्यावरण किस तरह का है। उस हिसाब से जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि आप इस तरह के फलदार पौधे लगाएं या इस तरह की फसलें लगाएं। वो लगाने के पश्चात हमारे जो किसान बहनें जो है जो कृषि में ज़्यादा योगदान देती हैं उसके लिए लोन भी मिलते हैं सस्ती दरों पे, उसमें ब्याज कम होता है। दूसरी बात है जो महिला तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई हैं उनके लिए तो 4% ब्याज पे सारे लोन मिलते हैं, उससे वो कोई भी कार्य कर सकती है, वो पशुपालन भी कर सकती है। आपने एक बात कही थी अभी कि आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों ने पशु जो है खासकर जो पहाड़ी पशु है उन्हें जो है आवारा फेंक दिया हुआ है। लेकिन अब चलो हमारी कुछ सरकार की मुहिम में या हो सकता है इंसान इस तरह से जागरूक हो गया कि कई हमारे जो गौ सदन है वहाँ तक भी पशुओं को पहुँचाया जा रहा है और बहुत सारे जो किसान लोग हैं वो सड़कों से भी पशुओं को इकट्ठा करके अपने घरों में बांध रहे हैं। क्यों? जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारी जो गाय, जर्सी गाय जिसे हम कहते हैं, उनका जो गौमूत्र होता है उसका प्रयोग तो इन सभी स्प्रे में नहीं होता है या उसका गोबर भी इतना ज़्यादा लाभकारी नहीं समझा जाता है। लेकिन जो हमारी पहाड़ी गाय हैं उनको घरों में बांधा जा रहा है केवल इसीलिए कि चलो अगर वो दुधारू भी नहीं है तो उसका गोबर और जो गौमूत्र है उनका प्रयोग जो है हमारे ऑर्गेनिक खेती में किया जा रहा है।
तो अगर हमें गोधन भी बढ़ाना है, अगर महिलाओं ने कोई भी पशु रखना है तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है और बहुत कम ब्याज पे दे रही है और महिलाएं ले भी रही है। या कृषि उत्पादन के लिए भी महिलाएं लोन ले रही है जिसका जो ब्याज है वो बहुत कम है। लेकिन एक थोड़ी सी जो मैं कहूँगी कि अगर एक अकेली महिला ये सारे लोन लेना चाहेगी तो वो फिर भी संभव नहीं है, उसका जो ब्याज दर है वो भी ज़्यादा है। लेकिन एक जो लोन हमारे समूह को मिलता है वो एक अच्छी मतलब कम ब्याज दर पे भी मिलता है और ज़्यादा भी मिलता है। आप उसमें 4-5 लाख तक भी ले सकते हैं और इसमें ये रहता है कि सारी जो महिलाएं हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहती है कि वही उसको जो है रिटर्न भी करेगी। तो चलो ये तो एक हमारा जो ग्रामीण परिवेश है उसमें महिलाओं की ईमानदारी रहती है कि ये सभी सहयोग करती है इस तरह से। जी, तो मैम जैसे हम देखते हैं एक स्कीम है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्कीम जिसको बोलते हैं, तो क्या आपकी जो क्षेत्र की महिलाएं हैं पंचायत की वो क्या इस बारे में जागरूक हैं? क्या जैसे आपने पहले भी कहा कि जो अब प्रशिक्षित हो रही हैं कि वो मार्केटिंग की ओर भी ध्यान दे रही हैं, क्योंकि पहले आपने कहा कि जो सिडू या इस तरह की चीज़ें बनती थी तो वो एक रॉ तरीके से बनती थी, तो अब जो है उनको प्रॉपरली सीख रहे हैं। तो इसमें किस तरह के प्रशिक्षण देते हैं और कौन सी जो एजेंसीज़ हैं जो इस तरह का प्रशिक्षण देती हैं? क्या सिर्फ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है या फिर और भी कोई चीज़ आपके पास है? नहीं, हमारे जो है हर विभाग के जो लोग होते हैं, ये हमारी जो ग्राम सभा की डिमांड रहती है। ग्राम सभा की डिमांड रहती है कि माना हमारे पास एक समूह आ गया, वो समूह चाहता है उसमें 20 से 25 महिलाएं अगर हमारे पास हो जाती है, वो चाहती है हमने अचार बनाना सीखना है, तो ये हम देखते हैं कि हमने कहाँ को भेजना है। लेकिन हमारा जो तो पंचायत का रहता है, हम अपनी ब्लॉक तक ये डिमांड भेजते हैं। हमारा जो ब्लॉक होता है वो हायर कर देता है कि किस विभाग ने जो है इस तरह के प्रशिक्षण देना है। तो हमारे कई बार जैसे मेरे पंचायत की अकोमोडेशन अच्छी है, मेरे पास बड़ा हॉल है, तो इससे पहले भी वहाँ टूरिज्म ने महिलाओं को अचार चटनी भी और खाने की भी थोड़ी सी विधियाँ बताई थी। जिस तरह से हमारे बच्चे हैं चाइनीज़ फूड पे ज़्यादा डिपेंड है, तो टूरिज्म वालों ने ये वहाँ की महिलाओं को, उसमें कम से कम 50-60 महिलाओं ने भाग लिया था और ये प्रशिक्षण लिया था। ये कम से कम 15-20 दिन का प्रशिक्षण था। तो उन्हें बताया गया था कि हमारे पौष्टिक आहार भी होगा और हमारे जो आटा या दालें जो बच्चे जिसको नहीं खाते हैं, उन्हीं चीज़ों से किस तरह से हम एक इस तरह का डिश तैयार कर सकते हैं कि बच्चा उसको आसान से और शौक से खाएगा। तो ये भी हमारे पास होता है। अचार पापड़ ये सारे प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। फिर अगर हम मतलब जिस भी तरह का प्रशिक्षण चाहते हैं उस तरह का प्रशिक्षण जो है हमारी जिस तरह की मांग रहती है विभाग से देते हैं और हर डिपार्टमेंट देता है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन हमारा जो ग्राम पंचायत का एक लेवल रहता है वो इतना रहता है कि हम अपनी डिमांड्स केवल अपने ब्लॉक तक, विकास खंड तक भेजते हैं। वहाँ से विकास खंड वाले जो है हमें उस विभाग तक जो हमारी मांग। जी मैम, जैसे आपने पौष्टिक आहार की बात की तो उसमें हम देखते हैं मोटे अनाज भी आजकल बड़े प्रचलित हो रहे हैं। तो आपके क्या पंचायत में जो महिलाएं हैं वो प्रोत्साहित हैं इस बारे में कि किस तरह से उगा रही हैं या फिर उगाने की ओर प्रेरित हैं? हाँ, लगभग 1-2 वर्षों से ये भी प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर तीसरा व्यक्ति है मधुमेह या बीपी जैसी बीमारियों से ग्रस्त है। जब वो किसी को ये बीमारी लग जाती है तो तरह तरह के माध्यम ढूंढता है उससे दूर रहने के लिए। और कहीं जाके अगर हमारे बुजुर्गों से, कई बार हम लोग अभी महिला ग्राम सभा है, इससे पहले भी 8 मार्च को, तो उससे पहले भी हमने एक बुजुर्ग महिला को अपनी इस ग्राम सभा में बुलाया था। तो उनकी उम्र कम से कम 70-75 के आसपास थी। तो हमने उनसे पूछा था कि आप अभी तक स्वस्थ है, इसका क्या राज है? तो जब उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो खाते थे प्राकृतिक ही अनाज खाते थे, वो जो हमारे खेतों में हाँ जी लगता था, जिसमें कोई स्प्रे नहीं, कोई केमिकल नहीं। उसके अलावा भी उन्होंने बताया कि कुछ इस तरह की सब्जियां भी होती है जो प्राकृतिक तौर पर उगती है और हम उनको नकारात्मक मतलब देखते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि मोटे अनाज होते हैं, तो उससे भी प्रोत्साहित हुई है। दूसरी तरफ जो है हमारा विभाग, हमारी सरकार भी महिलाओं को बार बार इस तरह के प्रशिक्षण देते हैं कि मोटे अनाज उगाए जाए, खाए जाए, किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो लगभग 2 वर्षों से मैंने भी थोड़ा सा परिवर्तन देखा है कि हमारे जो किसान हैं मोटे अनाज उगा रहे हैं और उनका प्रयोग भी हो रहा है। पहले कोदा कौड़ी ये सारी चीज़ें जो है विलुप्त सी हो रही थी, लेकिन हाँ अभी 1-2 हमारे जो कृषि विभाग ने कैंप लगाए थे, उन्होंने बीज भी हमें प्रदान किया है। इन कैंपों में कोदा कौड़ी और बाजरा, ज्वार, हाँ इस तरह के जो बीज थे, मोटे अनाज के बीज थे, वो किसानों को दिए हैं। तो चाहे उन्होंने थोड़ा सा ये एक एक्सपेरिमेंट करने के ही लिए अपनी थी थोड़ी सी लैंड पे लगवा दिया, तो लगा है और अच्छे रिजल्ट आए। तो आगे आगे कई लोग तो उससे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर घर में हमारे भी बुजुर्ग हैं तो उनकी भी जो है वो यादें ताज़ा हो गई और वो भी बोल रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं परिवार को कि इसको जो है और ज़्यादा मात्रा में उगाया जाए।
जी, ज़ाहिर सी बात है मैम, एक तो आप पंचायत के महिला प्रधान होने के नाते भी आप प्रोत्साहित कर रही हैं और महिलाओं की भागीदारी भी आप सुनिश्चित करेंगी, तो ये इसका हमें विश्वास है। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को धन्यवाद इतनी जी। महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दर्शकों, आपसे मिलेंगे कृषि दर्शन कार्यक्रम के कृषि जगत कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।